हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम एक स्टडी कर रहे थे कि भाई अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो हमने मल्टीपल जगह देखी पैसा लगाने की। हमने कहा फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं, हमने कहा फिक्स डिपॉजिट में नहीं लगाते, प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, या गोल्ड के अंदर पैसा लगा देते हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत स्टडी करा कि स्टॉक मार्केट में भी अगर सोचा जाए तो पैसा लगा सकते हैं। और ये कुछ एरियाज हमने डिस्कस करे थे आपके लास्ट क्लास में। फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे यार, 6% का रिटर्न आएगा तो मज़ा नहीं आ रहा था। प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है यार, एप्रिसिएशन मिल जाएगा प्लस साथ में रेंट मिल जाएगा, पर रेंट की जो रेंज रहेगी वो 3% से लेकर 6% के बीच में रहेगी। और गोल्ड की बात करेंगे, चलो गोल्ड अच्छी बात है, उसमें लेवल ऑफ जो लिक्विडिटी होता है हमारे पास वो अच्छा होता है, पर क्योंकि अभी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल भी रहा है कि पीछे गोल्ड हमारा गिरा भी था। ठीक है। तो अभी आज हमारे पास तारीख है 31 अक्टूबर है। इस समय सुबह के 6:46 बने हैं। और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए बच्चों, क्योंकि पिछली एक क्लास ले नहीं पाए थे। लाइव बैच हमारा चल रहा था, पर अब मेरे को लग रहा है कि लाइव बैच में बच्चों को शायद अटेंड करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हैं हमारे। तो वो 9 से लेकर 10 के बीच में आ नहीं पा रहे थे। और थोड़ा सा बिजी मैं भी हो गया हूँ। तो इसलिए आपके लिए हम रिकॉर्डेड सेशन रखेंगे, ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जब आपका मन करे तब आप उसको देख सकें। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि एफडी की बात करेंगे तो 6% का रिटर्न था, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एप्रिसिएशन भी पॉसिबल है, रेंट भी पॉसिबल है, गोल्ड की बात करेंगे प्लस पॉइंट था लिक्विडिटी है, पर क्योंकि प्राइस अभी बहुत बड़ा हुआ है तो अभी शायद हम इसमें पैसा निवेश करने के मूड में नहीं है। फिर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, यहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन देखा था। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिखाया था। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एग्जांपल दिखाया था कि 15 रुपये का शेयर कैसे 1551 तक जा चुका है आज की डेट में। फिर मैंने आपको डीमोटिवेट करने के लिए क्या दिखाया था, आपको येस बैंक दिखाया था, कि जहाँ पे दिखाया था कि 404 रुपये का शेयर गिरते 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 कितना नीचे हमारे पास आ गया है। ऐसे ही आप कुछ शेयर स्टडी करना अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। आप वोडाफोन आइडिया को स्टडी करना। ठीक है बेटा, वोडाफोन आइडिया को स्टडी करना। जब आप इसको ढूंढेंगे अपना वेबसाइट में, जैसे मैंने वेबसाइट का नाम आपको बताया था, क्या नाम था हमारे पास वेबसाइट का नाम, tradingview.com। आप कंप्यूटर सिस्टम में जाएंगे, वहाँ जाके सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र एक्टिवेट करना। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है। लेटेस्ट हमने कहा ब्राउज़र की बात करेंगे तो लेटेस्ट हमने कहा आपका क्रोम नाम का ब्राउज़र है। उसमें आप गूगल को ओपन कर लेना। गूगल में जाकर आप सिंपल ये टाइप कर देना tradingview.com, या .com व्यू नहीं करोगे तब भी लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जैसे ही नाम दिखेगा एंटर मारिए और सीधा आपको वेबसाइट में ले जाएगा। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा कैसे करेंगे हम। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट में पैसा अच्छा खासा बनता है और बिगड़ता भी है। अगर आप स्टडी ढंग से नहीं करेंगे तो पैसा डूब भी जाएगा, और अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो पैसा आपका बन भी जाएगा। ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनता है, ये हम लोगों ने एनालाइज करा लास्ट क्लास के एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। अब स्टॉक मार्केट में अगर बेटा आपको पैसा लगाना है, निवेश करना है, तो हमें ना खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि सर हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा, सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें इंडाइसिस इंडाइसिस का एनालिसिस करना पड़ेगा। इंडाइसिस का मतलब क्या होता है कि हमें इंडेक्स को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी का नाम सुना होगा, मिड कैप 100 का नाम सुना होगा, स्मॉल कैप 100 का नाम सुना होगा, निफ्टी 500 का नाम सुना होगा, फिन निफ्टी का नाम सुना होगा, सेंसेक्स का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, आपके इंडाइसिस होते हैं, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, हमने इसको बदले में नाम दिया ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस, है ना। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूंगा तो एग्जांपल कौन कौन से होते हैं हमारे पास। जैसे आपने निफ्टी का नाम सुना हुआ है, जैसे आपने लेटेस्ट से बैंक निफ्टी का नाम सुना हुआ है, ऐसे ही हमारे पास आपका मिड कैप 100 आ गया। ऐसे ही आपने एक स्मॉल कैप 100 का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ अभी।
ऐसी हमारे पास निफ्टी 500 है, यानी कि जो पहली 500 कंपनीज हैं निफ्टी की, उन सब का ब्यौरा होगा यहाँ पे। एक मेरे पास फिन निफ्टी नाम का भी इंडेक्स है जहाँ पे फाइनेंस के बारे में जानकारी होगा, और यहाँ पर एक मेरे पास सेंसेक्स के बारे में भी जानकारी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इंडाइसिस हैं, और इन्हीं इंडाइसिस का हमें क्या करना पड़ेगा, आपका डीप स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास बढ़िया काम हो पाएगा, इसको हम समझ पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इनका एनालिसिस करना पड़ता है। तो मेरे को टेक्निकली एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, फंडामेंटली एनालाइज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री का एनालाइज करना पड़ेगा, सेक्टर का एनालाइज करना पड़ेगा, इंडाइसिस का एनालाइज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने पीछे अगर आपको याद हो तो हमें एक और डीप स्टडी करनी पड़ती है जिसका नाम है डेरिवेटिव एनालिसिस। और डेरिवेटिव की बात करूंगा तो हालांकि बहुत जल्दी है समझाना, आपने बस कुछ नाम सुने होंगे कि यार हमें फ्यूचर में डील करना होता है, हमें ऑप्शंस में डील करना होता है, या शेयर मार्केट के अंदर हमें हेजिंग हेजिंग खेलना पड़ता है, उससे पैसे सिक्योर हो जाते हैं कमाने के लिए, ये कुछ नाम आपने सुने होंगे। फिर आपने ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ऐसे नाम सुने होंगे कि जी हम ऑप्शंस को बाय करना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग कहते हैं। या आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे कि हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे तो यहाँ पे रिस्क का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है पैसा कमाने की, मतलब कि आप 2% या 3% प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। अगर बेटा महीने का 3% भी कमा लेते हैं ना तो कम नहीं होता अगर सोचा जाए तो। भाई अगर आप हर महीने 3% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, आपके 12 महीने हैं, तो यहाँ पे तकरीबन क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 36% का हिसाब किताब हो गया। अगर आप इसको एफडी से कंपेयर करेंगे बेटर है, अगर आप इसको रेंट से कंपेयर करेंगे बेटर है, अगर आप इसको वॉरेन बफेट से कंपेयर करेंगे बेटर है, उनके पास तो 19.8% था। अगर आप मुकेश अंबानी से कंपेयर करेंगे तो भी बेटर था, वहाँ पे 9.9% था। तो भैया अगर सीधे सिंपल शब्दों में अगर आप ऑप्शन सेलिंग वाला गेम खेलते हैं और वहाँ पे अगर आप महीने का 2 या 2.5 या 3% निकाल लेते हैं तो ये अपने में एक्सेलेंट क्राइटेरिया में आता है। जितने मोटे मोटे लोग हैं जिनके पास मोटा पैसा होता है वो सारे के सारे ऑप्शन बाइंग में खेलना नहीं चाहते हैं, वो सारे के सारे खेलना चाहते हैं किसके अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो अभी चिंता मत करिए, मेरे को पता है ये बातें आपके ऊपर से जा रही हैं, मैं बस आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको ध्यान देना है तो हमें डीप स्टडी करनी पड़ती है। और डीप स्टडी को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, एनालिसिस का नाम दिया। और मल्टीपल जगहों की डीप स्टडी करनी हमें पड़ती है। और मल्टीपल जगह में कौन कौन से नाम थे, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सेक्टर हो गया, या अभी मैंने कुछ आपको इंडाइसिस के बारे में जानकारी दिया कि इंडाइसिस का भी एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स का नाम बड़ा फेमस है, प्रचारित है। और ऐसे ही हम लोगों ने बोला कि हमें डेरिवेटिव एनालिसिस भी करना पड़ता है। अब डेरिवेटिव का अपने में क्या मतलब होता है, ये बहुत डीप स्टडी है, और जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बाइंग के बारे में भी जानकारी आएगी, ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी जानकारी आएगा, फ्यूचर के बारे में भी जानकारी आएगा। और इस इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हेजिंग के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारा डीप स्टडी हमें परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और इसके बाद भी हमें फिर क्या करना पड़ता है, आपका बिजनेस एनालिसिस भी करना पड़ता है। अब बिजनेस एनालिसिस से क्या मतलब है, भाई मान लो आपका मन कर रहा है कि मेरे को टीसीएस नाम का जो ब्रांड है, जिसकी फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आजकल ये इसका हिसाब किताब थोड़ा गिरा हुआ है, पर ये फंडामेंटली काफ़ी एक्सीलेंट कंपनी है हमारे पास। हमने कहा फंडामेंटली ये कंपनी हमारे पास एक्सीलेंट है। अब ये एक्सेलेंट है तो अब आप कहते हैं जी मेरे को तो इस कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब कि मैं पैसा डालना चाहता हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख या 10,000 रुपये मैं इसमें निवेश करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली यस, आप इस कंपनी को स्टडी करना चाहेंगे। आप स्टडी करना चाहेंगे कि टीसीएस इतना बढ़िया ब्रांड था, अभी बाज़ार में डाउन क्यों है, क्या कोई फंडामेंटली यहाँ पे कमी आ रही है, क्या इसके प्रोडक्ट या इसके सर्विसेज में कमी आ रही है, क्या फॉरेन कंपनीज ने टीसीएस को कंसिडर करना बंद कर दिया है, बिजनेस डाउन क्यों हुआ इसका। तो यानी हमें बड़े सारे फैक्टर स्टडी करने पड़ते हैं बेटा बिजनेस एनालिसिस के अंदर। या चलो छोड़ो, मैं कहता हूँ टीसीएस तो एक ब्रांड है और ब्रांड बन चुका है और वर्थ इसकी निकल चुकी है। अब हमें कुछ ऐसी कंपनीज में हाथ डालना चाहिए जो हमारे पास क्या है, मल्टी बैगर की कैटेगरी में आती है। ये नाम आपने बड़ा सुना होगा, मल्टी बैगर। मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है सर, मल्टी बैगर का मतलब होता है कि जिसका शेयर बड़ा सस्ता होता है, चीप होता है। नहीं बेटा, मल्टी बैगर उसको बिल्कुल नहीं कहते।
मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि भैया एक ऐसा शेयर जो अभी बड़ा अंडर एस्टिमेटेड है और फ्यूचर में उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई है, उसको मल्टी बैगर कहते हैं। अब हो सकता है किसी कंपनी का शेयर 1,000 रुपये का है, पर मेरे को लग रहा है यार शेयर 5,000 तक पहुंच जाएगा, तो यानी अगर मैं बोलूँगा कितने एक्स हो गया, तो मैंने बोला 5x हो गया, तो क्या ये शेयर मेरा मल्टी बैगर की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं होता कि 1 रुपये वाला शेयर मेरा 100 में पहुंच जाएगा या 200 में पहुंच जाएगा या 300 में पहुंच जाएगा। मतलब 1 रुपये से गेम जो स्टार्ट होती है उसको मल्टी बैगर नहीं कहते हैं। मल्टी बैगर का मतलब होता है कि ऐसी वर्थ वर्थ वाली कंपनी जिसको दुनिया अभी स्टडी नहीं कर पा रही है, और जिसको टेक्निकल लोग ही बड़े हाई लेवल के लोग, जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बड़े शार्प लोग होते हैं, तो या हमारे पास चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग बड़े शार्प होते हैं, या हमारे पास जो एफआरएम करके बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बैठे हैं, वो बड़े शार्प होते हैं। वो लोग ना मल्टी बैगर को स्टॉक बड़े अच्छे से भाप लेते हैं। तो यानी उस टाइम पे भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक बड़ा प्यारा स्टडी करना पड़ता है, बिजनेस एनालिसिस करना पड़ता है, बिजनेस के बारे में स्टडी करना पड़ता है कि कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आपका थ्रेट्स क्या है, ठीक है ना, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है, क्या वो अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी कर रही है या वो बेकार की बातें, शाहरुख खान वाली बातें कर रही है। जब शाहरुख खान से पूछा कि भैया आपके कंपटीशन में कौन है, तो कहता भाई मेरे कंपटीशन में तो कोई नहीं है, तो मैं तो नंबर 1 हूँ। वो अपने भ्रम वाली ज़िंदगी में रहा। तो भैया मार्केट में लड़के और भी आ गए हैं, आपसे ज़्यादा पैसे भी कमा गए हैं, चलो वो बात नहीं है, पैसे कमाने वाली बात नहीं है, पर ठीक है, उम्र आपकी ढलेगी, दूसरे यंग बच्चे आएंगे, उनको मौका मिलेगा और वो चढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कॉम्पिटिटर्स को तो स्टडी करना पड़ेगा। आप चॉकलेटी हीरो कब तक बनेंगे? ऋतिक रोशन की तरह बॉडी भी बनानी पड़ेगी, और फिर बीच में बनानी पड़ भी गई बेचारे को बॉडी। जितना चॉकलेटी हीरो बन रहा था फिर उसको बॉडी भी बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भैया आपको स्टडी करना पड़ेगा कि जिस कंपनी या जिस बिजनेस के अंदर मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, क्या वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को सीरियसली स्टडी करती नहीं करती है। अगर वो शाहरुख खान की तरह बातें करे कि नहीं जी हम तो अपने में ही ध्यान देते हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो बेड़ा गर्क को ऐसी कंपनी में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। भैया उनके पास पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, मेरे पास ये XYZ मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, अभी मैं नंबर 1 चल रहा हूँ, अभी मैं नंबर 2 चल रहा हूँ, अभी नंबर 3 या 4 5 चल रहा हूँ, मेरे में क्या कमी है, उसमें क्या प्लस पॉइंट है, उसकी जो कॉम्पिटिटर्स है उसके प्लस पॉइंट्स को हम कैसे नेगेटिव पॉइंट्स में जल्दी कन्वर्ट कर देंगे, या हमारा मार्केट शेयर कितना है, या हम कितना पीछे हैं, वो सारी बातें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को नोकिया की तरह बिहेव करेंगे और अकड़ में रहेंगे, तो देखो आज नोकिया ख़त्म हो गया हमारे पास, आज की डेट में मार्केट शेयर बेचारे के पास बचा ही नहीं है। किसी ज़माने में इसका मार्केट शेयर नंबर 1 था हमारे पास। तो डेफिनेटली इसके तो बड़े रीज़न थे फेल होने के, ये टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाया, फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं हो पाया। यानी चेंज होने का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया, अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाया, ठीक है ना, ये अपने अकड़ में रहा, एडामेंट नेचर में रहा, एडामेंट मतलब ज़िद्दी स्वभाव में रहा। आप टेक्नोलॉजी का धंधा कर रहे हैं, अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। इसको लग रहा था कि भाई मैं नंबर 1 कंपनी हूँ और मेरे जितना बढ़िया कोई मोबाइल फ़ोन बना नहीं सकता, ठीक है ना। कंपनी कभी बाप नहीं होती, कौन बाप होता है? चाइना बाप होता है, ये बहुत बड़ा बाप है भैया। ये क्या क्या टेक्नोलॉजी बनाता है भाई साहब यार, धज्जियाँ उड़ा देता है बेसिकली, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है इसके पास। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि भैया आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपको मतलब कि जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आपको बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा। आपने हमारे रिस्पेक्टेड सर का नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला जी का। अब जो राकेश झुनझुनवाला जी थे उन्होंने पैसा टाइटन में लगाया था, और टाइटन में जब लगाया था उसका रेट कुछ भी नहीं था, उसके बाद तो वो बहुत बड़ी वेल्थ बना के थे। तो मेरे ख्याल से इनका बहुत तगड़ा योगदान रहा टाइटन का, और अल्टीमेटली मोटी वेल्थ बना के गए। तो क्या उस समय राकेश झुनझुनवाला जी ने कंपनी को स्टडी करा होगा? करा होगा। अरे भैया नाम के आगे सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। इसको आप हल्के में मत लेना, ये सबका बाप होता है। ये जितने भी बीए पास वाले बच्चे होते हैं, बीटेक वाले बच्चे होते हैं, समझते हैं हम सीए के साथ कॉम्पीट कर लेंगे। भैया ठीक है, जैसे सीए वाले आपके साथ टेक्नोलॉजी में कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको भी इनके साथ फाइनेंस में कॉम्पीट करने में समय लगेगा। कर तो हर इंसान सब कुछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने 5 साल 6 साल दिए हैं, फिर कंपनी में नाम दिया है। कंपनी को स्टडी कैसे करते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं, कंपनी की धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं, ये इस खतरनाक आदमी को बड़े खूंखार तरीके से आता है। हाँ, इस इंसान को नहीं आता तो अकड़ दिखानी नहीं आती इसको, जो बाकी लोगों को दुनिया में आती है। हर प्रोफेशन को अकड़ दिखानी आती है, पर ये इतना साधारण आदमी होता है, इस बेचारे को अकड़ दिखानी नहीं आती है। ये इतनी ज़्यादा शक्तियाँ लेकर बैठा है, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ लेकर बैठा है, इसको खुद ही नहीं पता मेरे पास क्या क्या शक्तियाँ। तो ये इतना शरीफ आदमी है, अनजान आदमी है।
मैं कह रहा हूँ ये अब जिस दिन अपना दिमाग खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देना तो ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा भैया। ये तो हनुमान जी हैं जो अपनी शक्तियाँ भूले बैठे हुए हैं, उनको याद दिलानी पड़ती है कि भैया आपके पास तो ज्ञान का सागर है, बस एक इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बस उस कॉन्फिडेंस ने इनकी शक्तियों को दबा रखा है। अदरवाइज जो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस ये लोग करेंगे, ओए होए, मेरा मन करता है कि जब ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना तो हज़ार हज़ार के नोटों की बारिश करनी चाहिए, इनके ऊपर से वारने चाहिए। इतना बढ़िया एनालिसिस करते हैं, मज़ा आ जाता है इनको सुन के। तो ये इतनी सारी पढ़ाई बेटा हमें करनी पड़ेगी। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, फंडामेंटल के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको बिजनेस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको सेक्टर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको इंडाइसिस का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है हमें ग्लोबलाइजेशन का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया, विदेशी बाज़ार का भी हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। बाज़ार में, विदेशी बाज़ार में क्या चल रहा है, अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, अमेरिका का जो यूएसए का स्टॉक मार्केट है, वो बढ़ रहा है कि गिर रहा है, वहाँ पे कौन कौन से हमारे पास एक्सचेंजेस होते हैं, नैस्डैक किसके लिए फ़ेमस है, एस&पी किसके लिए फ़ेमस है, इंटरनेशनल मार्केट में और भी बड़े सारे एक्सचेंजेस हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखिए। सिंगापुर निफ्टी के बारे में जानकारी रखिए। सिंगापुर निफ्टी में जो होता है वो सुबह हिंदुस्तान में होता है, 80% देखा गया है। अगर वहाँ पे बहुत मोटा डाउन आएगा तो हिंदुस्तान के बाज़ार में भी डाउन आ जाएगा, वहाँ अगर ठीक ठाक तरक्की होगी तो हिंदुस्तान के बाज़ार में भी तरक्की मिलेगी। बड़े सारे तगड़े सेंटीमेंट्स हमारे अटैच्ड होते हैं सिंगापुर निफ्टी के साथ या सिंगापुर एक्सचेंज के साथ। तो कहने का मतलब है कि भैया आपको ना बड़ा विस्तार रूप से ज्ञान रखना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में हलचल कर पाएंगे। नहीं सर हमारे अंकल उनको तो कोई ज्ञान नहीं है। बेटा देखो, आपने स्पेकुलेशन करना, जुआ खेलना है या एक पढ़े लिखे इंसान की तरह काम करना है, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारे पास ना। भाई मैं बोलूँ जी मैं तो डॉक्टरी नहीं करता, एमबीबीएस नहीं करता, मेरे को बुखार होता है मैं डोलो 650 खा लेता हूँ, मेरा शरीर टूटता है मैं नैक प्लस खा लेता हूँ, मेरे को वॉमिट फील होता है मैं ऑनडम खा लेता हूँ, ठीक है जी, मेरे को लूज मोशन लगते हैं तो मैं ऑफलोज खा लेता हूँ। बात समझ में आ रही है। मेरी शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो मैं ग्लाइको में ट्राईफोर्ड 1 भी खा लूँगा, ट्राईफोर्ड भी खा लूँगा, ग्लैक्सम्बी भी खा लूँगा और पायोस भी खा लूँगा। खून पतला करना है तो मेरे को रोज़ डे 820 खानी पड़ेगी, वो खा लूँगा मैं। बात समझ में आ रही है। मेरे मसल कोई पेन हो जाएगा, मस्कुलर पेन हो जाएगा तो मैं मोबिजॉक्स खा लूँगा। अरे यार 5-10 दवाइयों का नाम मैं सोच के बैठा हूँ और मैं अकड़ रहा हूँ कि देखो जी मैं तो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गले में दर्द होगा, एंटीवायरस आएगा तो मैं एजी वॉक 500 खा लूँगा और मैं समझ रहा हूँ भाई मैं तो डॉक्टर बन गया, तो बस समझ जाओ फिर इसका मतलब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। डॉक्टर डॉक्टर है भैया, वो 5 साल ऐसी झक थोड़ी करके आया है। ये छोटी मोटी बीमारी में तो शायद आप बच जाएंगे, फिर एक जीवन में ऐसा झटका लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आप तो डोलो खाई जा रहे थे और बैक साइड में आपको क्या कहते हैं जॉन्डिस हो चुका है, और ऐसा जॉन्डिस हो चुका है कि बस अब मरने के हालात बाकी हैं। नहीं तो जाओ अस्पताल में जाओ और वेट करो अपनी मौत का। तो वही हाल यहाँ पे है कि जो लोग ये जो छोटा मोटा 3 महीने का कोर्स करते हैं, 2 महीने का कोर्स करते हैं, 6 महीने का कोर्स करते हैं, ये सारे के सारे केमिस्ट भी नहीं बन पाते। ये सारे के सारे मेरी तरह अनपढ़ आदमी बन पाते हैं जिनको 10-15 दवाइयों के नाम याद होते हैं और वो समझते हैं जी हम डॉक्टर बन गए। तो अब आपको ये कितने इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स का बाज़ार या आपका कॉमोडिटी का बाज़ार, ये कितने आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस में है, आप इसको कितने हाई लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, ये सब आप पे निर्भर करता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो जीवन में इसी लाइन में काम करना है या मेरे को पार्ट टाइम काम करना है या मेरा बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, तो बेटा इसके लिए तो आपको खूंखार पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं तो ठीक है, 3 महीने का कोर्स तो सभी बेचते हैं, हम भी बेच लेते हैं यार, साफ सी बात है, हम भी 3 महीने का कोर्स बेचते हैं। अब मेरे पास कोई 45 साल का आदमी पढ़ने आएगा, 50 साल का, 40 साल का आदमी पढ़ने आएगा, मैं बोलूँगा जी 3 साल पढ़ाई कर लो, तो बस उसके बाद बंदूक होनी चाहिए, बस वो गोली मार के जाएगा मेरे को, साफ सी बात है। 45 साल का बंदा कहाँ से 3 साल पढ़ाई करने में लगा देगा। वो कह रहा है भैया मैं ज़िंदगी में ऑलरेडी बड़ा लेट हूँ, आप मेरे से अजीब सी बातें कर रहे हो। ये तो 19 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा, इनसे अगर मैं बोलूँगा 3 साल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, 5 साल अगर आपको स्टॉक मार्केट में पढ़ाई करना पड़ेगा, तो ये तो हंसी हंसी खुशी करेंगे और ये बम बनेंगे भाई साहब। ये बम क्या बनेंगे, ऐसा खतरनाक हथियार बनेंगे जो दुनिया संभाल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इनके पास समय भी है। और अगर उस समय सही बुद्धि लग जाए किसी इंसान की तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो स्टॉक मार्केट में भैया अगर हमें इन्वॉल्व होना है तो ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं, बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, तो टेलीग्राम जिंदाबाद। दुनिया भर के लोग टिप्स वहाँ पे बेच रहे हैं, जाओ 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये महीना दो, 2-4 ठीक निकलेंगी, फिर एक ऐसी गलत निकलेगी जहाँ पे सारा प्रॉफिट आपका खाया जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर ऐसा बंदा लेटर से क्या कहते हैं प्रॉफिट कमा रहा होता तो वो 500 रुपये में, 600 रुपये में टिप्स क्यों बेच रहा होता भैया, वो खुद ही कमा लेता है यार।
तो चलिए एनी हो, मेरे ख्याल से जो ज्ञान मैं आपको देना चाहता था कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बड़ी सारी मार्केट होती है। एक का नाम था प्राइमरी मार्केट और एक का नाम था सेकेंडरी मार्केट। फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एनएससी होता है, बीएससी होता है, एमसीएक्स होता है, एनसीडीएक्स होता है। फिर मैंने बताया था एनएससी की बात करेंगे, बीएससी की बात करेंगे तो वहाँ पे शेयर्स को बाय करेंगे, सेल करेंगे। एमसीएक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कमोडिटी आएगा। कमोडिटी में क्या आएगा? सोना आएगा, चांदी आएगा, है ना, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, और मेरे पास नेचुरल गैस आएगा, है ना, और मेरे पास आपका क्या कहते हैं क्रूड ऑयल आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। और इसी तरीके से अगर मैं बातचीत करता हूँ आपकी इसे एनसीडीएक्स के बारे में, तो मैंने कहा था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जीरा वीरा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। राइट, चलो ठीक है। अब शायद मैंने आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी आई है या मंदी आई है, तो आप कैसे बताओगे? आपने कहा सर हम बताएंगे इसका थर्मामीटर देखकर, है ना। जैसे थर्मामीटर हमारे पास होता है जिससे हमारा बुखार पता चलता है बॉडी का, शरीर का, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसी तरीके से अगर मैं जानना चाहता हूँ कि एनएससी का बाज़ार, जिसके अंदर आपको पता है कि एनएससी के अंदर बड़ी सारी कंपनीज हमारे पास आती हैं, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? थर्मामीटर देखना पड़ेगा। और थर्मामीटर को टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया? इंडेक्स का नाम दिया, या दूसरे शब्दों में बेटा मैंने इसको क्या नाम दिया? इंडाइसिस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडाइसिस है, उसका नाम मेरे पास क्या आ रहा है? उसका नाम मेरे पास आ रहा है आपका निफ्टी। ठीक है बेटा, तो हमने कहा हमें निफ्टी को देखना पड़ेगा। और निफ्टी अगर कहती है कि भैया आज ये हरी रही है तो हमारा भाव बढ़ गया, अगर निफ्टी कहती है कि आज मैं लाल हूँ तो इसका मतलब हमारा बाजार गिरा हुआ था। और इस निफ्टी इंडेक्स के अंदर कुल मिला के कितनी कंपनीज की जानकारी आती है? 50 कंपनीज की जानकारी आती है। आई बात समझ में? तो एनएससी मेरा बड़ा है कि गिरा है, उसके बारे में जानकारी कौन देगा? निफ्टी देगा। उसी तरीके से मैं अगर बोलता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ, ठीक है जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ, ये मेरा बड़ा है कि गिरा है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका भी हमारे पास इंडेक्स होगा, थर्मामीटर होगा, या जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया? इंडाइसिस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके थर्मामीटर, इसके इंडेक्स या इसके इंडाइसिस का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? इसका नाम आ रहा है सेंसेक्स। और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 30 कंपनियों के बारे में जानकारी होगी, टॉप 30 कंपनीज के बारे में जानकारी होगी, जिसके दम पर हम बताएंगे कि भाई सेंसेक्स हमारा बड़ा है कि गिरा है। अगर मैंने बोला जी कल के दिन पे निफ्टी जो थी हमारे पास, लेट से वो 25,000 थी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, मैं कहा जी आज हमारे पास कितनी रही? 25,400 रही। अब बताओ ये मेरा हरा है कि लाल है? भाई हमारा शुरुआत हुआ, ओपनिंग हुआ 25,000 से, क्लोजिंग हुआ हमारे पास 25,400 से, तो आप क्या बोलोगे? सर 400 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है हमारे पास। तो वृद्धि हुई है तो मैं क्या बोलूँगा? भैया ग्रीन है हमारे पास, हरियाली है हमारे पास, है ना, यानी कि आज हमारा निफ्टी का बाजार बड़ा है। राइट, निफ्टी का इंडाइसिस बड़ा है। उसी तरीके से अगर मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ, और सेंसेक्स में भी वहाँ पे लेटेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कहा जी 80,000 है मेरे पास, आपने कहा जी आज हमारा जब बंद हुआ तो 80,500 में हुआ, तो मैंने कहा बढ़ोतरी हुई, आपने कहा 500 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई हमारे पास। ठीक है, अब 500 पॉइंट्स की हमारे पास बढ़ोतरी है तो मैं क्या बोलूँगा जी? ये मेरा अगेन हरा है। अगर ये उल्टा हो जाता, मैंने कहा जी आज हमारे पास 7,9,400 का है, हिसाब किताब है, तो मैंने कहा 600 हमारे पास डाउन है, तो डाउन है तो ये हमारा किस में आ जाएगा? रेड में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये जानकारी हमारे पास होगी इस पूरे प्रोफाइल के बारे में जिसको हमने बोला। तो यानी कि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है, बहुत सारी बातें पढ़नी है। और यही रीज़न है कि स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते, और यही रीज़न है कि जिन बच्चों ने आपकी ये CFA नाम की डिग्री करी होती है, या CA नाम की डिग्री करी होती है, या CPA नाम की डिग्री करी होती है, या CMT नाम की डिग्री करी होती है, ये बच्चे थोड़ा कमाल कर जाते हैं। यहाँ तक कि कंपनी सेक्रेटरी का बच्चा भी कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट पढ़कर आता है। पर ठीक है, इनके अंदर भी कुछ कमियाँ होती हैं, मेरे को पता है कहाँ कहाँ कमियाँ इनके अंदर, तो पर इनका ज्ञान अच्छा होता है। जो बच्चा समय देगा डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट में कामयाबी का हकदार भी है। ठीक है बच्चे, अब ये हमने सारी जानकारी स्टडी करी कि भाई हमें तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। तो सर हमारे बस की तो बात नहीं है, हम तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारे पास तो समय नहीं है, हमें तो एथिकल हैकर बनना है, आप तो हमें हैकिंग का कोर्स करवा रहे थे, हमारा पैशन तो हैकिंग के अंदर है। तो मैं कहा ठीक है बेटा, आधा आधा घंटे का समय रोज़ अगर डेली देते रहोगे तो आप तो फिर कमाल हो जाओगे। यंग एज की उम्र है अभी, और अब तो पूरा जीवन भर लाइफ भर इंसान को पढ़ना है, तभी वो कामयाब होगा। बाकी अगर आपके पास मन नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्पेशल तरह की चीज़ का इस्तेमाल करिए, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया? म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टॉक मार्केट के बाद अगली चीज़ बेटा मेरे पास क्या आ रही है? म्यूचुअल फंड आ रहा है मेरे पास, और हम कह रहे हैं कि इसका संपर्क भी स्टॉक मार्केट के साथ ही है। और आप एक काम करिए, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, यानी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है,
अगर आप ज़्यादा एजुकेशन नहीं प्राप्त करना चाहते, ठीक है जी, या आपका फोकस किसी और जगह है, या आप पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते हो, और अगर आप पैसा स्टॉक मार्केट के आधार पे ही कमाना चाहते हो, तो हमारे पास एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। और अक्सर आपने ये नाम सुना भी होगा, म्यूचुअल फंड सही है, सुना होगा ना आपने, म्यूचुअल फंड सही है। अब म्यूचुअल फंड का मतलब होता क्या है? म्यूचुअल का मतलब पता है, मिलजुल कर यार, हम ये काम म्यूचुअली कर लेते हैं, तो यानी कि हम ये काम सारे क्या करेंगे, मिलजुल के कर लेंगे, है ना। तो मान लीजिए हमने कहा ये हमारे पास बड़े सारे लोग हैं और ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट्स के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, पर इनके पास बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत क्या है जी, ये जॉब में काम करते हैं तो बाज़ार पे ध्यान दे नहीं पाएंगे, 9:15 से लेकर 3:30 बजे बाज़ार चलता है, अगर उस समय मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो कंपनी वाले डांट लगा देंगे, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, पता लग जाता है। अच्छा, इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये टेक्निकल, फंडामेंटल, इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है ना, इंडाइसिस, ग्लोबलाइजेशन, डेरिवेटिव एनालिसिस, इन सब की पढ़ाई कर सकें, तो ये भी इनके बस की बात नहीं है। तीसरी बात, सर इनके पास मनी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत कमज़ोर हैं पैसे से। और चौथी बात, सर या तो ये पैसा वन टाइम ही लगा सकते हैं, एक बार ही लगा सकते हैं, 8 लाख रुपए लगा दिया फिर ये सो जाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई हमारी गेम प्रॉफिट में आ जाए। तो हमने बोला यहाँ पर एक बैंक बैठा हुआ, किस नाम से बैठा हुआ है, एचडीएफसी बैंक के नाम से बैठा हुआ है। हमने कहा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नाम से ये एक हमारे पास कंपनी बैठी है जो लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आप आइए और जो जो पैसा आप मेरे को देना चाहते हैं दे दीजिए। आप मेरे को पैसा देंगे, सबका योगदान आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा फंड इकट्ठा हो जाएगा। अब क्योंकि सबसे मिलजुल के फंड आया है तो इसको टेक्निकली मैंने क्या नाम दे दिया, म्यूचुअल फंड का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है, सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कहा कितना पैसा लगा देगा भाई तो म्यूचुअल फंड में? सर मैं तो 500 रुपये महीना दे सकता हूँ, डन। म्यूचुअल फंड कहता है भैया 500 रुपये महीना देना, डन। आप 500 रुपये महीना देते रहिए, कोई दिक्कत वाली कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा सर ऐसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अच्छा, हमने कहा जी ये 500 रुपये महीना, मैं कहा कितने साल के लिए आप लगाओगे? आपने कहा लगा देंगे सर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। मैं कहा नहीं बेटा, ये आपका लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका रिटर्न बनेगा बढ़िया वाला। तो सर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा एक काम करो 40 साल तक लगा दो यार, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल 40 साल तक आप लगा दो। सर 40 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम तो पैसा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं कहा 500 रुपये में तू क्या एंजॉय करेगा यार? 500 रुपये में आप क्या एंजॉय करोगे? 500 रुपये तो आप वैसे ही रेस्टोरेंट में जाके खा लेते हो, पी लेते हो, मूवी दिखाते हो। 500 रुपये में क्या एंजॉय करोगे? अच्छा सर चलो देखते हैं अभी कि 40 साल करना है कि 30 साल करना है कि 20 साल करना है कि 10 साल करना है कि 5 साल करना है। चलो ये भी बात समझ में आ गई। सर हमें तो कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट क्लासेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, फंडामेंटल नहीं आता, इंडस्ट्री नहीं आता, सेक्टर नहीं आता, इंडाइसिस नहीं आता, डेरिवेटिव नहीं आता, ग्लोबलाइजेशन नहीं आता, हमें बिजनेस एनालिसिस नहीं आता, इतने सारे तरह के एनालिसिस हमें नहीं आते। तो मैंने कहा भैया डिमांड किसने करी है? कोई डिमांड नहीं कर रहा है। एचडीएफसी बैंक वाला क्या कह रहा है? कह रहा है पैसा दो, मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। लेटेस्ट से मैंने कहा कि एचडीएफसी बैंक के पास 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, जनता का, सबने 500-500 रुपये महीना, 1,000-1,000 रुपये महीना, या किसी ने 1-1 लाख रुपए इकट्ठा आपका जमा करा दिया। ये बात समझ में आ गई है? अब एचडीएफसी बैंक वाला कहता है कि भैया मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पढ़ा लिखा बंदा हायर करूँगा जिसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सीएफए। और इस सीएफए की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। एनालिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो क्या करेगा, आपका डीप स्टडी करेगा। और किसको डीप स्टडी करेगा? कंपनी की फाइनेंस को डीप स्टडी करेगा। और तब वो डिसाइड करेगा कि 10,000 करोड़ रुपए मेरे को किस किस कंपनी में लगाना है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। सर क्या ये सारा का सारा 10,000 करोड़ एक ही जगह लगाएगा? बेकार की बात है, तरह तरह की कंपनी में लगाएगा बेटा, तरह तरह के सेक्टर्स में लगाएगा। कहाँ लगाएगा? तरह तरह की कंपनी की बात तो छोड़ दो, तरह तरह के कहाँ लगाएगा, सेक्टर्स में लगाएगा। सर ये सेक्टर्स क्या होती है? अभी मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा बेटा। अब ये जो भाई होता है बड़ा पढ़ा लिखा होता है, ये ऐसा आदमी होता है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिसने सीएफए करी होती है, जिसने पता नहीं बाजार के कितने अप डाउन देख रखे हैं, इसको बहुत बड़ी एक्सपीरियंस होता है। और मोटा मोटा अगर मैं बोलूँगा तो इसकी तनख्वाह जो होती है वो 1.25 करोड़ की होती है। 1.25 CR की इसकी तनख्वाह होती है। जो 15 साल 20 साल बंदा सीएफए काम करेगा, शायद मैंने कम बताई है, ज़्यादा ही होगी इससे। तो ये जो हमारा सीएफए वाला आदमी है ये 1.25 करोड़ की तनख्वाह कमाएगा। और ये
HDFC बैंक, HDFC म्यूचुअल फंड के अनुसार ये जनता का 10,000 करोड़ रुपया बाजार में लगाएगा और कोशिश करेगा गेम प्रॉफिट में रहे। कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस भी होगा, पर एट द एंड हमारी गेम किस में रहनी चाहिए? प्रॉफिट में रहनी चाहिए। और प्रॉफिट में रहेगा तो डेफिनेटली यस, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप बताओ म्यूचुअल फंड बढ़िया है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है सर। एक तो तुम्हारी गेम 500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी सर, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। दूसरा, तुम्हें नॉलेज नहीं हुई है, तुम अंगूठा छापो स्टॉक मार्केट में तो भी तुम्हारा काम बनेगा सर, मज़ा आ जाएगा। तीसरा, तुम्हें प्रोफेशनल्स की टीम मिल रही है सर, मज़ा आ जाएगा। सर क्या HDFC बैंक हमसे कुछ पैसे लेगा? क्यों भैया, सब बंदे क्या तुम्हें फ्री में ही प्रोवाइड करेंगे क्या? ये डेफिनेटली आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करेगा, कुछ परसेंटेज पैसा आपसे चार्ज करेगा। जो उसके सर्विस चार्ज हैं वो डेफिनेटली जायज़ बात है। अब कोई यहाँ पे एक CFA काम नहीं करता बेटा, मल्टीपल टीम बनी होती है, क्योंकि 10,000 करोड़ का अमाउंट कम नहीं होता। और इसी 10,000 करोड़ को हम कहाँ लगाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। और पोर्टफोलियो किस किस कंपनी में बनेगा, किस किस सेक्टर में बनेगा, उसकी हमें डीप स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है भैया। अब सर सेक्टर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? आपने कभी ऑटो का नाम सुना होगा, ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर, बिल्कुल सुना है सर। आपने FMCG का नाम सुना होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिल्कुल सुना होगा सर। आपने निफ्टी प्राइवेट बैंक्स का नाम सुना होगा, ये भी हमारे पास एक सेक्टर माना गया है। ठीक है बेटा। ऐसे ही हमने बोला फिन निफ्टी, जो फाइनेंस में ध्यान देगा, वो भी अपने में एक सेक्टर हमारे पास माना गया है। ऐसे ही मेरे पास आपका PSU बैंक्स आते हैं। एक आपके प्राइवेट बैंक होते हैं और एक मेरे पास PSU बैंक होते हैं। PSU का मतलब क्या होता है? PSU की फुल फॉर्म होती है मेरे पास पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग। सिंपल शब्दों में बोलेंगे ये सरकारी बैंक है। ठीक है जी। तो सरकारी बैंक का समूह होगा, इसके अंदर एक्यूमुलेशन होगा, जिसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? PSU बैंक्स का नाम यहाँ पे दे दिया। ऐसे ही मेरे पास एक और बड़ा फेमस है निफ्टी IT। ये सेक्टर तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मेरी तो सांसें बसती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के नाम से ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, अपनापन नज़र आता है। ऐसे ही मेरे पास एक निफ्टी इंफ्रा का भी मेरे पास सेक्टर आता है। ये सारे मैं सेक्टर्स के नाम बता रहा हूँ आपको। फिर मेरे पास निफ्टी मेटल का नाम भी मेरे पास आता है बेटा। फिर आपने निफ्टी फार्मा का नाम भी सुना होगा। यानी ये ना एक कैटेगरी को रेफर कर रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स की जो सारी कंपनियां वो निफ्टी फार्मा में आ जाएंगी। IT की जितनी कंपनी, जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, या आपका विप्रो हो गया, या HCL हो गया, या TCS कंपनी हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। फिर आपने एक और नाम सुना होगा जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, रियल्टी वाले। जैसे आपने उसका DLF का नाम सुना होगा, M3M का नाम आपने सुना होगा, गोदरेज का नाम आपने सुना होगा, BPTP का नाम सुना होगा। ये ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आपका प्रॉपर्टी में डील करते हैं। सारे के सारे सबका पब्लिक इशू नहीं है, बस मैंने जस्ट आपको नाम बताए हैं। ठीक है बेटा। फिर ऐसे हमारे पास एक निफ्टी कॉमोडिटीज़ नाम का भी क्या आता है? आपका सेक्टर आता है, निफ्टी कॉमोडिटीज़। ऐसे ही मेरे पास आपका निफ्टी एनर्जी नाम का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास आपका निफ्टी कंजम्पशन। सर इतने सारे सेक्टर्स हैं क्या? बिल्कुल बेटा, इतने सारे सेक्टर्स हैं, आता है मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास आपका निफ्टी CPSE आता है मेरे पास, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ऐसे ही मेरे पास एक और आता है निफ्टी PSE। यहाँ पे PSU था, यहाँ पे क्या हो गया? PSE आ गया हमारे पास। PSU मतलब क्या था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पे अंडरटेकिंग की जगह हमारे पास क्या नाम आ जाएगा? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या फ़र्क होता है सर दोनों में? आने वाले समय में आपको जानकारी दूंगा मैं आपको। ऐसी मेरे पास एक और चीज़ आती है, एक और आपका सेक्टर आता है जिसका नाम होता है निफ्टी मीडिया। जो कंपनीज मीडिया में डील करती है, रिलायंस का भी ब्रांड इसके अंदर आता है। और ऐसे ही आपका एक और नाम आता है निफ्टी इंड डिफेंस। इंड का मतलब इंडिया, और जो डिफेंस की कंपनीज आती हैं उन सब का ब्यौरा आपको इसके अंदर आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा हमारे पास सेक्टर है। ये कंपनियों के नाम नहीं है। ऑटो के अंदर हो सकता है अपनी 12, 13, 15, 20 कंपनियाँ हो। FMCG के अंदर हमारे पास हो, डी मार्ट का नाम आपने सुना होगा। प्राइवेट बैंक की बात करेंगे, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, वो सारे इसके अंदर। आपका कोटक हो गया या RBL हो गया, तो वो सारे बैंक हमारे इसके अंदर आते हैं।
ऐसे फिन निफ्टी आ गया, सरकारी बैंक आ गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, निफ्टी इंफ्रा आ गया, निफ्टी मेटल आ गया, निफ्टी फार्मा आ गया, निफ्टी प्रॉपर्टी वाले आ गए, निफ्टी कमोडिटीज़ वाले आ गए, एनर्जी वाले आ गए, कंजम्पशन आ गया, सीपीएससी आ गया, आपका पीएससी आ गया, निफ्टी मीडिया आ गया, निफ्टी डिफेंस आ गया। तो ये मैंने कुछ नाम आपके संपर्क में रखे हैं और ये सबको हमने क्या नाम दिया है, इन सबको हम लोगों ने कायदे से आपका सेक्टर्स का नाम दिया हुआ है। तो भैया जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है उसके पास एक सीएफए नाम का आदमी है या मल्टीपल सीएफए आदमी है, प्रोफेशनल है, जिनके पास 10,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और ये डिसाइड करेंगे पैसा कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले किसके बारे में डिसाइड करते हैं कि हमें किस सेक्टर में पैसा लगाना है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ मेरा आईटी में बड़ा प्यार है, अब आईटी का मतलब ये थोड़ी कि आईटी में बड़ा प्यार है, ये क्या बात हुई आईटी में प्यार है। अगर आईटी की बात करूँगा तो भैया ये 30 अक्टूबर को आईटी मेरा गिरा हुआ था। और कितना गिरा हुआ था ये क्यों बताता हूँ मैं, देखकर गिरा हुआ था हमारे पास ज़्यादा नहीं, आधा परसेंट, 0.5% हमारा निफ्टी आईटी गिरा हुआ था, ठीक है ना। तो ये लोग स्टडी करते हैं, ये बड़े डीप स्टडी करते हैं कि आने वाले 5 साल या 2 साल या 1 साल या जितने भी साल हैं वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा बढ़िया है, और डेफिनेटली ये पलटा भी मारते रहते हैं। मान लो आज मैं कहता हूँ कि आईटी मेरा बहुत ज़्यादा गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, तो भैया ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है माल उठाने का। इनको पता बिना आईटी के काम नहीं होगा, बिना कंप्यूटर के काम नहीं होगा, बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम नहीं होगा, बिना मशीन लर्निंग के काम नहीं होगा, बिना डीप लर्निंग के काम नहीं होगा। अगर आज मेरा आईटी का सेक्टर गिरा हुआ है किसी कारण से, कोई ग्लोबल इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो ये माल उठाने का समय है। तो ये लोग बड़े तगड़े एनालिस्ट होते हैं बेटा, बड़े बड़े ज़्यादा शातिर लोग होते हैं। तो मेरा किस में मन है उससे इनको कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं बाजार किस फ्लो में चल रहा है। ईवी का ज़माना चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एआई का ज़माना चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब ईवी में तेज़ी आ चुकी है, एआई में तेज़ी आ चुकी है, अब क्या पैसा लगाना है यार। अब तो डेफिनेटली वहाँ लगाओ जहाँ पर मार्केट में गिरा हुआ रेट है और जिसकी फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद है, वहाँ लगाओ, तभी तो पैसा बनेगा। जो ऑलरेडी ऊपर है बाजार उसमें क्या पैसा लगाएंगे। तो ये वो देखते हैं, वेट करते हैं कि कौन सा सेक्टर हमारा गिरेगा। अब ऑटो के बारे में, एफएमसीजी के बारे में, प्राइवेट बैंक के बारे में, काफ़ी सारे सेक्टर्स के बारे में तो आपको नाम से ज्ञान मिल रहा है, पर आपको पीएससी के बारे में नहीं पता, पीएसयू के बारे में नहीं पता, डिफेंस नहीं पता। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो यानी कि हमें डिसाइड करना होता है कि हमें पैसा कहाँ निवेश करना है, राइट। और सीधी सी बात है, हमें इमोशनली अटैच नहीं होना जी। मेरे को तो टीसीएस से प्यार है क्योंकि रतन टाटा जी यहाँ काम करते थे, उन्होंने एक बार मेरे को 15,000 रुपये की सैलरी फ्री में दे दी थी, तो मैं तो अब जी टीसीएस का वफादार डॉगी हूँ और मैं यहीं पैसा लगाऊंगा। अबे छोड़ना है इसको यार। अगर मेरे को दिख रहा है कि विप्रो के अंदर पैसा लगाने में अभी फ़ायदा है, उसका जो इंडिकेटर है आरएसआई वो तकरीबन 38 के आसपास पहुंचा हुआ है, तो ये मेरे को चीखे मार मार के कह रहा है कि माल सस्ता है, उठा ले। अरे भैया उठा मत लेना, मैं जैसे एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे पास डीएलएफ का नाम है, डीएलएफ अभी हमारा लेटर से बॉटम में चल रहा है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको। और मेरे को पता है प्रॉपर्टी का राजा है ये, प्रॉपर्टी का किंग है भैया, प्रॉपर्टी का सोना है, उसने उठना ही उठना है। अभी इसके हालात ख़राब चल रहे हैं, तो मैं कहा भैया अभी उठा के लेके डाल देता हूँ भैया। अब उठा मत लेना, मैं ऐसी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते कौन सा माल उठाना है कौन सा माल नहीं उठाना। मैं आपकी बुद्धि वहाँ तक लेके जाने का प्रयास करूँगा कि देखो हालात ऐसे कह रहे हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है। बाकी अगर आपको किसी से बाय सेल करना है तो जो भी सेबी रिसर्च एनालिस्ट हैं उनसे जाइए, आप उनसे सलाह लीजिए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब एक आम आदमी जिसको लेट से अपनी 9 घंटे की जॉब करनी है और पैसा निवेश करना है शेयर बाज़ार में, वो इतनी पढ़ाई नहीं करेगा। पर यस डेफिनेटली अगर हम म्यूचुअल फंड में हाथ मारेंगे तो हमारी पढ़ाई हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। सर 500 रुपये अगर मैं महीने का जमा कराऊंगा तो मेरा कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करो बेटा, हमारे पास ना, आप सभी बच्चों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अपने प्ले स्टोर में जाना है या अपने ऐप स्टोर में जाना, वहाँ पर एक ऐप मिलेगी आपको SIP के नाम से, ठीक है जी। SIP नाम की एक ऐप मिलेगी आपको, और ऐप जो मिलेगी उसको, चाहे आपका एंड्रॉयड का फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, उसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद वो ऐप खोलना और वहाँ पे ना डालना, क्या डालना जी, मेरे को मंथली पेमेंट करना है 500 रुपये, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे को 15% का रिटर्न मिल जाएगा सालाना। और ये हरकत मैं कब तक करूँगा, 40 साल तक करूँगा। और नीचे यहाँ पे बटन होगा, और जैसे ही बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, मुबारक हो 40 साल के बाद आपको 1,57,00,000 रुपये मिल जाएंगे। क्या सर, क्या क्या, दोबारा बोलना। मैं कहा मुबारक हो, आपको 1,57,00,000 रुपये मिल जाएंगे अगर आप 500 रुपये महीने का निवेश करेंगे, और ये निवेश आपका 40 साल तक रहेगा।
और प्रोवाइडेड कि हमारा एवरेज रिटर्न कितना आना चाहिए, 15% आना चाहिए, साल का 15% ब्याज आना चाहिए हमारे पास। और अगर ऐसा होता रहा तो मैं 40 साल के बाद 1,57,00,000 रुपये आराम से मिल जाएगा। ये मैथ्स आपको दिखाएगा और कंपाउंडिंग की पावर दिखाएगा। सर क्या 500 रुपये से 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा करा जा सकता है? सर 15% तो बहुत ज़्यादा होगा। चलो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 12% लगाओ यार। चलो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 10% लगाओ। सर अगर मैंने 1,000 रुपये महीना लगा दिए तो क्या होगा? अगर मैंने 2,000 रुपये महीना लगा दिए तो क्या हो गया? सर मैं तो एक काम करूँगा, मैं तो स्विगी वाली कंपनी कल ही ज्वाइन कर लूँगा और होम डिलीवरी करूँगा, 25,000 रुपये की तनख्वाह कमाऊँगा, इसमें से 5,000 रुपये महीना मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूँगा। और फिर देखना बेटा कितना पैसा इकट्ठा होता है कि 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा देना, 15% का ब्याज लगा देना, 40 साल के लिए लगा देना, तो आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। करना, ये होमवर्क है मेरी तरफ से, आपको करना है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP नाम की एक मोबाइल ऐप मिलेगी, हरे रंग की मेरे ख्याल से मिलेगी। वहाँ पे बड़े सारे कलर होते हैं, कोई भी उठा लेना, वैसे ग्रीन कलर की ले लेना। और ये हमारी एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और ये हमारे पास आपका आपके ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। एंड्रॉयड वाले को क्या कहते हैं? प्ले स्टोर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वहाँ जाके उसको करना और फिर मज़े लेना। अब सोचो एक काम वाली है, एक हाउस लेडी जो घर घर जाके काम करती है, जो बेचारी 2,000 3,000 4,000 5,000 लगाती है, अगर उसको आइडिया लग जाए कि 500 रुपये महीना डालो, 15% का ब्याज मिलेगा, 40 साल के लिए लगा देंगे, 40 साल बाद 1,57,00,000 मिलेगा, तो वो लेडी ये नहीं सोचे कि मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगी, वो ये सोचे कि मेरे बच्चे तो फ़ायदा उठा लेंगे यार। मेरे बच्चे को अगर 1,57,00,000 मिल जाएगा बिना कुछ करे हुए 40 साल बाद, ठीक है मेरा बच्चा छोटा है, अभी आज ही पैदा हुआ है, 40 साल की उम्र में अगर उसको इतना पैसा मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, मज़े हो जाएंगे। तो बड़े तरीके से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, देखेंगे। फ़िलहाल मेरे इसके टैबलेट की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो ये छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया डिस्कशन का। और इस लेक्चर को हम आज यहीं समाप्त करते हैं, लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ और आप देखिए इसको आराम से, एक लेक्चर को 2-2 3-3 4-4 बार देखिए। अब आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 9 बजे आना, 10 बजे आना है, और मेरे को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा कि जब मेरा मन करेगा मैं लेक्चर डाल दूंगा। तो कृपया करके मैसेज करके मेरे को परेशान ना करें, सर लेक्चर नहीं आया, लेक्चर नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने 4 5 10 15 20 काम उठा रखे हैं, तो जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं काम कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप फॉलो करिए। और हाँ, आप सभी को पता है मेरा जो भी कांटेक्ट करना, जो भी दिक्कत आती है मेरे से आप इस नंबर पे बात कर लीजिए। ठीक है, मेरा नाम विकास कपूर है और ये जो हमने श्रृंखला स्टार्ट करी है ये तसल्ली वाली है। बाकी अगर आपका किसी का मन करता है नहीं सर 3 महीने में सिखा दो, आ जाओ भैया, रोहिणी में सेंटर है मेरा, दिल्ली में सेंटर, 3 महीने में सिखा दूंगा। ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ लो, फिर उसकी फ़ीस होगी बेटा 19,500 से लेकर 50,000 तक की फ़ीस होगी 3 महीने के कोर्स के लिए। 6 महीने का भी 50,000 है, 1 साल के लिए 1,00,000 रुपये, 2 साल के लिए 2,00,000 रुपये और 5 साल के लिए 6,00,000 रुपये की फ़ीस है। ये वो फीस है जो मैं फ़ेस टू फेस बैचेज़ में अपने यहाँ पे लेता हूँ। तो अगर आपको फ़ेस टू फेस पढ़ने का मन है, आपकी इच्छा है कि सर से सामने सामने पढ़ेंगे, सामने सामने बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और ट्रेड भी करेंगे और खेलेंगे भी, तो आप ये फ़ीस अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ नहीं तो मैं ऑनलाइन तो सेवा कर ही रहा हूँ आपकी। ठीक है जी, तो कोई डाउट होगा तो बेटा यहाँ बता देना और बाकी अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर देना अगर हो सके तो। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी तो हमारी सिलसिला स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी हम आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।